बेसिक बातें जो हैं अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, एक लाइन फिर से रिपीट कर दें। हम लोग केमिस्ट्री में जो भी पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम केमिकल्स या मैटर के बारे में पढ़ते हैं, और केमिकल और मैटर से जितने भी रिलेटेड बातें हैं उन्हीं बातों का डिस्कशन हम लोग करते हुए नजर आते हैं। हमारे पास ये 4 लेक्चर जो बेसिक लेक्चर्स हैं, 8, 9, 10 से रिलेटेड लेक्चर्स हैं, जो तुमको जानना चाहिए। आशा करते हैं कि सब लोग ये जानते हैं। जो नहीं जानते हैं या जो जानते भी हैं, अगर मिस कर रहे हैं, तो वो इन 4 लेक्चर को अपना जो चैनल है रंजन सिंह केमिस्ट्री क्लासेस, ये यूट्यूब चैनल है अपना, इस चैनल पे जाके वहां पे ये चारों लेक्चर 11th एक प्लेलिस्ट में जब जाएंगे इसमें, तो वहां पे 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट करके वहां पे सारी बातें वहां पे दी होंगी। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, 4 लेक्चर है जो बेसिक का बेसिक है। समझो 7, 8, 9, 10th में जो पढ़े हो वही कि मैटर क्या है, मैटर कितने तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से हमारा एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट हमारा जो है वो हमारा मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड्स है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो ये 4 लेक्चर अपने यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहां से जाके उसको पूरा कर लेना है। समझ में आ रहा है? चारों जाके देख लेंगे, कवर कर लेंगे। आज चौथा लेक्चर आज रिलीज हुआ है तो वो देख लेंगे। अब इस यहां से जो मेन पार्ट है, एक जो हमारे 11th के सिलेबस से रिलेट होके आएगा, वो हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो है वो हमारा मोल कॉन्सेप्ट है। क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। तो चलो थोड़ा सा हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो हेडिंग डाल देंगे मोल कॉन्सेप्ट। हेडिंग डालेंगे मोल कॉन्सेप्ट। हेडिंग डाल देगा सब मोल कॉन्सेप्ट। देखो सबसे पहला चीज क्या होता है वो समझो। हमने अभी कहा कि अपने केमिस्ट्री में बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिकल्स के बारे में। अब किसी भी चीज के बारे में हमको जानकारी चाहिए तो सबसे पहला चीज हमको क्या चाहिए? हमको उसके बारे में आइडिया लेने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए। क्या चाहिए? जब तक हमको किसी चीज का एक्सप्रेशन देने के लिए यूनिट नहीं होगा तब तक उनके बारे में बता पाना सब कुछ हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इस लाइन के कहने का मतलब क्या वो समझ। जैसे मान लो हम कहीं जाते हैं दुकान में और कोई सामान लाने के लिए जाते हैं। ऐसे सोचो हम दुकान में गए और हमको आलू लाना है, तो हम दुकान में जाते हैं और हम कहते हैं, हमारे मुंह से डायरेक्ट निकलता है, ऐसा ही निकलता है कि हमको 2 kg आलू दे दीजिए, 5 kg आलू दे दीजिए, 10 kg आलू दे, यही ना बोलते हैं। हम कभी भी जाके नहीं कहते हैं 2 लीटर आलू दे दीजिए, या नहीं कहेगा कि 5 मीटर आलू दे दीजिए, तो कहेगा ये समझ गया है, रुको थोड़ा हम मीटर में सोचने में ही अजीब लग रहा है। हम दुकान में जाते हैं, हम कहते हैं कि हमको अगर वाइल चाहिए तो हम कहेंगे कि हमको वाइल चाहिए। या हम डायरेक्ट दुकान में गए और हम कहेंगे भाई हमको चीनी दे दो, तो वो चीनी हमको दे देगा। उसका क्वेश्चन क्या रहेगा? कितना चाहिए? पता नहीं। सबसे पहला चीज यही होता है कि अगर हम कोई चीज का एक्सप्रेशन देने जाते हैं तो देने के लिए सबसे पहले उसके बारे में बताने के लिए हमको एक यूनिट चाहिए। जब तक एक यूनिट नहीं होगा तब तक हम उनके बारे में एक्सप्रेस करने में कैपेबल नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको एक स्टैंडर्ड चाहिए। अब हम दुकान में जाते, जनरली सब देखते हो, अगर हम दुकान में जाते हैं और हमने कहा कि भाई हमको 1 kg चीनी दे दो, तो क्या करता है? एक लोहा का इतना बड़ा रखता है, तो एक साइड चढ़ा देता है और एक तरफ तुमको तौल के दे देता है, लीजिए 1 किलो चीनी। नहीं, हम जाएंगे दुकान में कहेंगे भाई हमको 1 लीटर तेल दे दीजिए, तो क्या करेगा? इतना बड़ा डब्बा रखता है, उससे इसे निकाले, डुबा दिया, दे दिया, लीजिए 1 लीटर तेल। नहीं,
हम दुकान में गए, हम कहे कि हमको 10 मीटर वायर दीजिए, तो अपने काउंटर पे वो चिन्हा लगा के रखता है, वो ऐसे तार लेके नाप देगा कि ये नाप दिया, कहे लीजिए 10 मीटर वायर। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड आएगा ना। अब हम दुकान में हम लोग जाएंगे, लेने जाते हैं कोई सामान, अब मान लो काम गए 2 मीटर वायर लेने, तो वो इतना नाप के दे दिया, तो मन में उठता है ना कि अगर ये इतना बड़का रहता तो कितना बढ़िया रहता, इतने का है नहीं। हम गए चीनी लाने, 1 किलो चीनी जो है बोरा में होता है तो कितना बढ़िया होता है। अरे नहीं, मेरे बात समझ में आ रहा है ना कि 1 केजी इतने के बराबर का है, कभी दिमाग में आता है कि नहीं? आना ही 1 मीटर इतने का है, वो जो भी नाप इतने का है, बड़ा होता, और बड़ा होता है एकदम। 1-1 मीटर में हम काम चल जाता। दूसरे को देना रहता तो 1 मीटर इतना होता, मेरे लिए लेना होता तो इतना होता, और अच्छा लगता है कि नहीं? अरे हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर चीज को, इसका मतलब ये है कि हमने स्टैंडर्ड एक तैयार किया कि ये स्टैंडर्ड है। और हुआ क्या, शुरुआती दौर में जिस समय ये स्टैंडर्ड किया था, तो उस समय जो कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे 10-20 आदमी, एगो एगो पत्थर उठाए और बोले ये जो पत्थर है इसको आज के बाद हम लोग 1 केजी मानेंगे। और वही पत्थर आज के डेट में उसका वेट जो हो गया 1 केजी हो गया। और पत्थर अभी भी यूएसए के एक म्यूजियम में रखा हुआ है, जिसको 1 केजी बनाया गया था। समझ में आ रहा बात? एगो लाठी रखा हुआ है वहां, समझा ना बात? वो लाठी को 1 मीटर मान दिया गया। मेरा बात समझ? सो वी नीड अ रेफरेंस, वी नीड अ स्टैंडर्ड बाय विच वी कैन एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, जिस टर्म में हम उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो वहां पे जाएगा तो एक डंटा रखा हुआ है, और डंटा वही है, उसी डंटा को 1 मीटर मान के आज के डेट में उसी से 1 मीटर लेके चलता है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात है कि हमको एक स्टैंडर्ड तैयार करना पड़ता है, और उसी स्टैंडर्ड के बेसिस में उनका एक्सप्रेशन देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इन द सेम मीन, जब हम बात केमिकल की करेंगे, हम केमिकल के बारे में पढ़ने जाएंगे, तो हमारा सबसे पहला बात तो यही आएगा कि हम उसके क्वांटिटी के बारे में कैसे पता करें। जब तक केमिकल के क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तब तक उनके बारे में कुछ भी बोलना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो केमिकल के अमाउंट को एस्टिमेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे वेट को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता पड़ी, जैसे लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता पड़ी, जैसे वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता पड़ी, ठीक उसी तरह से केमिकल के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमको एक यूनिट की आवश्यकता पड़ी, और वही यूनिट हमारा क्या था? मोल था। समझ में आया? सबको बात समझ में आ रहा है? तो कोई पूछे कि मोल क्या है, तो क्या बोलेंगे? मोल एक यूनिट है, एक मात्रक है। मोल एक ऐसा यूनिट है जिसका यूज हम केमिकल्स के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए करने वाले हैं। पहला बात सबको समझ में? अभी है क्या? तो अब सोचो ऐसे, जैसे मान लो हम तुमको ढेर सारा पेन दे देते हैं, चलो पेन से ही बात करो, तो तुमको हम ढेर सारा पेन दे दिया और कहे कि काउंट करके बताओ कितना पेन है, तो पेन देख लोगे, और दिख रहा है तो सामने रखा हुआ है, हम काउंट कर देंगे, काउंट करके बोल देंगे सर 2 दर्जन है, 10 दर्जन है, 20 दर्जन है, 50 दर्जन है। हम कह देंगे सर इतना सेंचुरी है, हम कह देंगे इतना ग्रॉस है, काउंट करके हम बता देंगे। नहीं, 1 दर्जन 12 पार्टिकल के बराबर होता है ना, तो पार्टिकल काउंट कर लिया, उसको दर्जन में कन्वर्ट, इतना दर्जन, इतना सेंचुरी, इतना ग्रॉस बोल देंगे। तो अगर जो पार्टिकल हमारे खुले आंख से दिख रहे हैं, उनके अमाउंट को अगर हमको बताना है, तो उसके लिए उनके नंबर को बताना है, तो अपने पास ढेर सारे यूनिट्स हैं, डजन है, सेंचुरी है, ग्रॉस है, बहुत सारा यूनिट है। लेकिन अगर इसी बात को ऐसे समझो, जैसे मान लो अब हम क्या कि तुमको 1 चम्मच नमक दे दिए, सॉल्ट दे दिए, और कहे कि करा में सॉल्ट के कै गो पार्टिकल है गिन के बताओ, गिन देगा ना?
एक चम्मच आटा दे दिया, कहे कि बैठ के एक में कै गो आटा के पार्टिकल है गिनो, तो गिन देगा। बात समझ में आ रहा है? अभी क्या है कि बैठो एक माथा में कितना बाल है गिन दो, तो गिन देगा। ओकर गारंटी नहीं गिना है कि नहीं गिना है, बाल जरूर नोच देगा कि यही फालतू वाला काम धराइले हैं, रुक पर आप बताते हैं, दोबारा गिनने ला नहीं कहेगा तू, है कि नहीं? मतलब सोचने में ही अजीब लग रहा है। क्यों? इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि हमारे नेकेड आई से ही हमको नहीं दिखते हैं, तो उसके काउंट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। समझ आ रही बात? इट मीन्स दैट कि एक छोटे से स्पेस में ये ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, सो वी कैनॉट सीन दिस पार्टिकल्स बाय आवर नेकेड आई। और जब हम नेकेड आई से ही नहीं देख सकते हैं उसको, तो फिर गिनने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। समझ में आ रही बात? अब हमने कह दिया कि एक, हम तुमको क्या कि एक गिलास पानी दिए, कहे कि में कै गो H2O मॉलिक्यूल है गिनो, तो गिन देगा। अरे H2O मॉलिक्यूल दिखता है पानी में, कहीं दिखा है? नहीं दिखता है। तो इसका मतलब ही है कि ये पार्टिकल्स हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। नहीं दिखने का मतलब है कि ये बल्क में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा बात? तो इन बल्क में प्रेजेंट होने वाले पार्टिकल्स को जो खुले आंख से नहीं दिख रहे हैं, जो खुले आंख से दिखा उसको काउंट कर दिए, पेन है, बेंच है, डेस्क है, बैग है, कॉपी है, कुछ भी है, ये दिख रहा है, इसको काउंट करने के लिए ढेर सारा यूनिट है। अपने पास डजन है, अपने पास सेंचुरी है, अपने पास ग्रॉस है, बहुत सारा यूनिट है। लेकिन जो अपने नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं, उनके अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस यूनिट का प्रयोग करेंगे वही यूनिट हमारा क्या है? मोल है। समझ में आया बात? क्लियर है? तो फिर एक चीज दिमाग में आएगा कि सर ये मोले क्यों लिया गया, वर्ड मोल ही क्यों लिया गया? नहीं, ऐसे अगर मोल टर्म की बात करोगे तो मोल अगर एक इंग्लिश वर्ड होता तो इसका मीनिंग कुछ होता। अरे मोल मतलब कौन सी होता है? छुछुंदर होता है। होता है ना? होता है ना? तब छुछुंदर थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। ऐसे मोल मतलब तिल भी होता है, नहीं काला काला इधर उधर हो जाता है, क्या तिल, मोल मतलब तिल भी होता था, ये सब भी कुछ नहीं। तो जो मोल वर्ड हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं एक्चुअल में वो एक लैटिन वर्ड है। याद रहेगा बात? क्या है? वो इंग्लिश वर्ड नहीं है। इंग्लिश वर्ड होगा तो कुछ और मीनिंग निकल जाएगा, है ना? एक मोल मतलब एक छुछुंदर है ना, ये सब नहीं चलने वाला है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि पता चलेगा कि उसका मीनिंग चेंज हो गया। सब केमिस्ट्री बनाने वाला बढ़ा जाएगा, कौन केकरा हाथ में हम केमिस्ट्री सौंप दिए है नहीं। तो 1 मोल, हम जो मोल की बात कर रहे हैं, तो मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बल्कनेस। याद रहेगा बात? क्या होता है? बल्कनेस। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है बल्कनेस। ठीक है, हम यहां लिख रहे हैं मोल जो वर्ड है ये एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड है। ये मोल लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है मीन्स, इसका मतलब होता है पाइल्स, या इसको बोलते हैं बल्कनेस। पाइल्स और बल्कनेस इसको बोलते हैं बल्कनेस। पाइल्स का मतलब होता है एक, या बल्कनेस बल्क, बल्क का मतलब होता है एक छोटे से स्पेस में, एक छोटे से स्पेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल का प्रेजेंट होना। बात हो जा रहा है? बल्कनेस और पाइल्स का मतलब हुआ मीन्स इन वेरी स्मॉल एरिया ह्यूज अमाउंट, मतलब कह सकते हैं अनकाउंटेबल। ह्यूज का मतलब, अमाउंट का मतलब हुआ अनकाउंटेबल पार्टिकल्स, अनकाउंटेबल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ये अनकाउंटेबल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो ये बल्कनेस, इसका मतलब ही तुमको अब मीनिंग समझ में आना चाहिए कि जहां भी अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ पार्टिकल होगा मतलब वो पार्टिकल बल्क में है, और जो बल्क में है उनके लिए ही हम इस मोल टर्म का यूज करने वाले हैं। समझ में आया बात? पहला बात सबको समझ में आ गया? तो हमसे कहा जाए मोल है क्या, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे मोल क्या है, तो मोल एक काउंटिंग यूनिट है। मोल क्या है? जैसे एक डजन काउंटिंग यूनिट है, जैसे सेंचुरी एक काउंटिंग यूनिट है, जैसे ग्रॉस एक काउंटिंग यूनिट है, ठीक उसी तरह से मोल भी हमारा एक काउंटिंग यूनिट है। समझ में आ रहा है? बस अंतर क्या है?
जो दिखेगा उसके लिए ढेर सारा यूनिट, और जो नहीं दिखेगा उसके लिए एक एक यूनिट है और वो मोल है। क्लियर है बात? तो चलो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मोल इज अ काउंटिंग यूनिट, मोल इज अ काउंटिंग यूनिट, काउंटिंग यूनिट, यूनिट like dozen or century, century which is used to determine, आवाज नहीं करो, used to determine, जोड़ी बना के बैठ जाती है, सब हल्ला करते रहती है, बड़ा सा, ठीक है। Mole is a counting unit like dozen or century which is used to determine, used to determine amount of microscopic substance। सिंपल हो गया माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस। माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस कौन हो गया? जो हमारे नेकेड आई से हमको नहीं दिखने वाला। माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस मतलब which never be seen by our naked eye, which never be seen by our naked eye, जो हमारे खुले आंख से हमको नहीं दिख सकता है, ठीक है। उनके अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस यूनिट का हम यूज करते हैं वही यूनिट हमारा क्या है? मोल है। मतलब सिंपल हो गया ये, विच नेवर बी सीन बाय आवर नेकेड आई, नेवर बी सीन बाय आवर नेकेड आई, मतलब ये हमारे पार्टिकल्स जो हैं ये कौन से हैं? तो ये हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होंगे। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया कि जो हमारे खुले आंख से हमको नहीं दिखने वाले हैं। बात समझना है? हमने क्या क्या, मोल क्या है? एक काउंटिंग यूनिट है, किसकी तरह? डजन की तरह या सेंचुरी की तरह, जिसका यूज हम वैसे सब्सटेंस के लिए करने वाले हैं जो हमारे नेकेड आई से हमको नहीं दिखता है। और ये कौन है जो नेकेड आई से नहीं दिखने वाले? अपने केमिस्ट्री में कौन होंगे? केमिकल। कोई केमिकल दिखता है हमको? दिखता ही नहीं है उसका कंपोजिशन। तो ये बेसिकली ये हमारे कौन है? तो दीजार ये हमारे कौन होंगे? ये केमिकल्स होंगे, केमिकल्स। और अगर हम केमिकल्स की बात करेंगे तो केमिकल्स हमारे कौन होंगे? या तो ये हमारे एटम होंगे, ये हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये हमारे कंपाउंड हो सकते हैं, ये हमारे आयंस हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ईटीसी। ये यही हमारे केमिकल्स है। समझ में आ रहा है बात? तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि मोल एक ऐसा काउंटिंग यूनिट है, मोल हमारा एक ऐसा काउंटिंग यूनिट है जिसका प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? जिसका प्रयोग हम लोग एटम्स, एलिमेंट, कंपाउंड और आयंस के अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए करने वाले हैं। ये बात समझ में? एटम मतलब एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और आयंस, इनके अमाउंट को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस यूनिट का यूज करते हैं वही हमारा कौन है? वो हमारा मोल है। क्लियर है? तो पहले इसको लिख लोगे फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सब? अब देखो, मतलब हमने कहा, लिख लिया था ना सर? हमने कहा अभी केमिकल, देखो केमिकल का मतलब हम तुमको समझा दिए। देखो केमिकल, हमने कहा केमिकल में हमारे कौन होंगे? एटम। एटम का मतलब जो अकेले रहेगा, इंडिविजुअली होगा तो उसको एटम कहेंगे। जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ईटीसी, ये सब हमारे अकेले हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है? एटम है। दूसरा हमारा होता है कौन सा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? तो एलिमेंट को और कंपाउंड को, दोनों को कंबाइनली हम, एलिमेंट प्लस कंपाउंड इज कंबाइनली कॉल्ड मॉलिक्यूल। याद रहेगा? एलिमेंट को और कंपाउंड को दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। होमोन्यूक्लियर मतलब एक ही तरह के एटम। समझ आ रहा है? एलिमेंट, मॉलिक्यूल का देखो, एटम अकेला रहेगा तो एटम,
एक से ज्यादा का बंच रहेगा, क्लस्टर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्लस्टर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड, क्लस्टर का मतलब एक से ज्यादा नंबर में एटम्स हो मिला हुआ हो तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। याद रहेगा बात। अब उसमें दो ऑप्शन है, जो एक से ज्यादा एटम्स मिलने वाले हो, या तो एक ही तरह के हो या एक से ज्यादा तरह के हो। जैसे ही देखो एग्जांपल के लिए H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, etc। ये सब क्या है? देखो सब में ये अकेले है, या एक से ज्यादा एटम्स है कि नहीं, लेकिन सारे एटम क्या है? एक ही तरह। जैसे P4 क्या, तो क्या गो फॉस्फोरस है उसमें? 4 गो है, लेकिन चारों क्या है? चारों फॉस्फोरस है, एक ही तरह का है, तो इस कारण इसको बोलेंगे। और ये है होमोन्यूक्लियर एटम्स होते हैं। ये होमोन्यूक्लियर मतलब, होमो का मतलब होता है वन, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर, एक ही तरह का न्यूक्लियर मतलब एक ही तरह का एटम। समझ में आया बात? जबकि एक से ज्यादा तरह का एटम होगा, जैसे H2O हो गया, CO2 हो गया, HNO2 हो गया, HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, ये सब इट, ये सारे हमारे कौन होगा? ये हमारे कंपाउंड होगा। इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें भी एक से ज्यादा एटम है, इसमें भी एक से ज्यादा एटम है, तो ये एक ही तरह के एटम्स है तो एलिमेंट, एक से ज्यादा तरह के एटम्स है तो वो कंपाउंड। समझ में आ रही बात? अकेले रहेगा तो एटम, ग्रुप में रहेगा एक ही तरह का रहेगा तो, एक से ज्यादा तरह का एटम रहेगा तो कंपाउंड। सिंपल सिंपल बात अभी दिमाग में बैठा हो, ठीक है। और तीसरी बात आती है यहाँ पे कौन? आयन। तो ये आयंस हमारे कौन होंगे? तो जिनके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होंगे। आयंस हमारे जो होंगे ये हमारे कौन होंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले, मतलब कटायंस, या पॉजिटिव चार्ज जिनको हम बोलेंगे कटायंस। और जो निगेटिव चार्ज वाले होंगे, निगेटिव चार्ज वाले होंगे वो हमारे कौन होंगे? वो हमारे होंगे एनायंस। ठीक है, कटायंस और एनायंस। तो जिन पे पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, जैसे Na प्लस हो गया, Fe+2 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे Cu+2 हो गया, Mn+7 हो गया, ये हमारे पास जहां भी चार्ज हो गया, NH4+ हो गया, CH3+ हो गया, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा हम कहेंगे वो हमारे कटायंस हैं, और वो हमारे आयंस हैं। कटायंस मतलब आयंस, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस। और निगेटिव चार्ज मतलब जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा, वो माइनस का मतलब हो गया ऋणावेशित होंगे। तो ऋणावेशित कौन होगा? तो जिसपे माइनस चार्ज, जैसे Cl-, O-, N-3, PO4-3, NO3-1, NO2-1, ये Cr2O7-2, यहाँ पे हो गया MnO4-1, etc। ये सब होगा। समझ में आएगा? चारों इतने तरह का हमारा मौलिक केमिकल होता है। एटम अकेले रहेगा तो एटम, एक से ज्यादा एटम्स होंगे एक ही तरह के होंगे तो, एक से ज्यादा तरह का एटम रहेगा तो कंपाउंड। और अगर चार्ज दिख जाएगा किसी के भी ऊपर तो वो आयन। अब चार्ज में पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो कटायन, और निगेटिव चार्ज रहेगा तो एनायन। इतना बात समझ में आ गया? क्लियर है बात? थोड़ा सा इसको भी मेंशन कर लो, क्योंकि 1 बाय 1 इन्हीं के बारे में हम मोल कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं। इन्हीं का मोल निकालेंगे हम लोग, तो पहले लिख लेंगे इसको भी। तो ये बात तो समझ में आ रहा है। एक बात हमने अभी वर्ड यूज किया कि मोल क्या है, तो कोई पूछे मोल क्या है तो क्या बोलेंगे? मोल क्या है? तो मोल सिंपली एक काउंटिंग यूनिट है। जैसे दर्जन एक काउंटिंग यूनिट है, जैसे सेंचुरी एक काउंटिंग यूनिट है, ठीक उसी तरह से मोल भी हमारा एक काउंटिंग यूनिट है। अंतर क्या है? तो जो अपने खुले आंख से दिखेगा उसको काउंट करने के लिए ढेर सारा यूनिट है, और जो अपने खुले आंख से नहीं दिखेगा वो यही सब है। ये हमारे केमिकल्स हैं, और इन्हीं के अमाउंट को बताने के लिए जिस यूनिट का हम प्रयोग करने वाले हैं वही यूनिट हमारा क्या है? मोल है। समझ में आ रहा है बात? इतना बात समझ में आ गया? ये अब बात आता है कि जो हम मोल वर्ड यूज कर रहे हैं,
इस कॉन्सेप्ट को लाया कौन, इसका आइडिया कौन दिया? तो इसका आइडिया लाने का जो क्रेडिट जाता है वो एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट को जाता है। किसको जाता है? एवोगैड्रो। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, एक इंस्ट्रूमेंट होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, नाम ही बता, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब लाइट, लाइट रेज, लाइट का यूज करके जिस इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेशन किया जाता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी गिवन मास में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको काउंट करते हैं। समझ में आ रहा है बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसके थ्रू हम किसी भी गिवन मास ऑफ सब्सटेंस में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है उसको काउंट करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एवोगैड्रो एक्चुअली में मास स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर काम कर रहा था और उसमें वो कर क्या रहा था कि अलग 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 एलिमेंट लेके अलग अलग एटम्स को लिया और उसके एटॉमिक मास के बराबर, क्या है, क्यों लिया, क्यों एटॉमिक मास के बराबर लिया, इन सारी बातों का जिक्र करेंगे। अभी जो बता रहे थोड़ा एक मिनट सुन लेना। क्या किया एवोगैड्रो? एवोगैड्रो अलग अलग एलिमेंट को लिया और उसके उस एलिमेंट का वो मास जो लिया उसके एटॉमिक मास के बराबर लिया। क्यों उतना लिया हम अभी बता रहे हैं, पहले ये बात समझो कि क्या किया। एवोगैड्रो मास स्पेक्ट्रोमीटर लिया, उसमें उसने क्या किया कि हर एलिमेंट का जितना मास है, एटॉमिक मास, उसके बराबर मास निकाला और उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाल दिया। तो जब उसमें डाला और वो काउंटिंग देख रहा था, जैसे वो क्या किया, देखो सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक मास हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में, इसका 23 होता है। यहाँ पे आयरन है, आयरन का एटॉमिक मास जो होता है वो 56 होता है, बताते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी समझो, तो अब 23 ग्राम सोडियम लिया, समझ आ रहा बात, इसका एटॉमिक मास कितना है 23, तो सोडियम का वो कितना लिया 23 ग्राम। आयरन का कितना होता है 56, तो आयरन का वो कितना लिया 56 ग्राम। यहाँ पे कॉपर, कॉपर का 63.5 होता है, तो उसने कॉपर का 63.5 ग्राम लिया। मतलब जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक मास था उतना ही मास वो उसका लेके मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला। समझ में आ रहा है बात? तो जब उतना वो उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाला, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालने से क्या हुआ कि वो जो मास स्पेक्ट्रोमीटर रीडिंग दिया, वो रीडिंग एक्चुअल में दिया, एक नंबर का रीडिंग दिया, 6.022 इंटू 10⁻23 रीडिंग आ रहा था, और उसी को एवोगैड्रो ने क्या बोला, 1 मोल बोला। ठीक है, हम उस बात का जिक्र कर रहे हैं, अब उस बात को समझाते हैं क्यों एटॉमिक मास लिया, कैसे क्या किया, वो बात हम डिस्कस करते हैं। पहले ये देखो, तो हुआ क्या कि एवोगैड्रो ने जो बात आ रही थी इसको भी समझ लो, 1961 के पहले, 1961 ईस्वी के पहले शुरुआती दौर में हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाया गया था। बोला गया कि कुछ भी एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं तो आप किसके फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। उसके बाद आया ऑक्सीजन, बोला गया कि नहीं, अगर आप किसी का रेफरेंस किसी चीज का दे रहे हैं तो ऑक्सीजन के रेफरेंस में दीजिए। और 1961 के बाद ये एक्सप्लेनेशन दिया गया कि अगर आप कोई भी एक्सप्लेनेशन केमिस्ट्री में केमिकल से रिलेटेड देना चाह रहे हैं और वहां रेफरेंस अगर लेना चाह रहे हैं तो रेफरेंस हमेशा आप किसका लेंगे, कार्बन का लेंगे। किसका? कार्बन। कारण यह है
कि कार्बन जो होता है वो उसके न्यूक्लियस हाईली स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होते हैं तो हम रेफरेंस तो हमेशा स्टेबिलिटी के अनुसार ही लेते हैं। तो कार्बन क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसका न्यूक्लियस हाफ लाइफ पीरियड लगभग उसका 5700 ईयर्स होता है। अपने से कार्बन को रख दिया जाए तो टूट के आधा होने में लगभग 5700 साल लगेगा, समझ 6000 साल, समझ, आधा होने में खुद से। तो इतना स्टेबल है। तो इस कारण से कार्बन को स्टैंडर्ड बना दिया गया, किसके द्वारा? हमारा यूनियन है केमिस्ट्री में हर चीज का। जैसे मान लो तुम कुछ भी एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वो एक्सपेरिमेंट, मान लो केमिस्ट्री में तुम कुछ कोई चीज नया एक्सपेरिमेंट करके तुमने खोज लिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है जब तक उसको ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा, ऑथराइज नहीं किया जाएगा, तब तक उस एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं है। समझ आया बात? तुमने पढ़ा होगा 9th-10th में, बायोलॉजी में भी पढ़ता होगा सर, वो मेंडल था, जेनेटिक्स का वो काम किया था। वो किसके ऊपर? पी प्लांट्स के ऊपर कुछ डिस्कवरी बेचारा किया था। बेचारा इस कारण की सब काम बहुत बढ़िया किए थे, जब मर गए तब 12 साल के बाद पता चला कि वो जो किए थे वो सही किए थे। तो ऐसा डिस्कवरी करने का क्या फायदा भाई कि मरला के बाद मिले शील्ड? बात समझ में आ रहा ना? तो ऐसा ऐसा बहुत लोग मिला कि वो अपना बेचारा काम कर दिया, सब कुछ कर दिया, सब कुछ सही था, सबमिट भी कर दिया, लेकिन सामने जो बैठा हुआ था वो के अप्रूव नहीं किया, ओकरे रेंज के बाहर होगा, है कि नहीं? तो जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं मिलेगा, तब तक एक्सपेरिमेंट का कोई, उसको जब तक प्रूफ नहीं किया जाएगा, नहीं भाई ये मोहर लग गया कि हाँ ये बात सही है, तभी वो बातें जर्नल में प्रकाशित होंगी और वो फिर बुक का हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि हमारा जो यूनियन है केमिस्ट्री का, वो 1961 में क्या किया? कार्बन को स्टैंडर्ड बनाया। बातें समझ में आ रही है जो बोल रहे हैं हम? है? ऐसे तो हमने अभी वर्ड यूज किया क्या? एवोगैड्रो सब एलिमेंट लिया, आयरन भी लिया, सोडियम भी लिया, कॉपर भी लिया, सबको ले रहा था, लेकिन जो लिखा वो किसके टर्म में लिखा? कार्बन के टर्म में लिखा। क्यों लिखा कार्बन के टर्म में? तो क्योंकि जो यूनियन में बैठा हुआ आदमी है उसको बर्दाश्त हो जाए। मतलब वो एक्सपेरिमेंट जो किया, हम बोले तो पता चला कि उसको संटिंग में डाल देगा तो भी गड़बड़ा जाएगा। तो इसी कारण जो रेफरेंस तैयार किया जाता है, जो मानक तैयार किया जाता है, अब थोड़ा एग्जामिनेशन देने जाना है तो एग्जामिनेशन में तू अपने से कुछ कुछ लिख के थोड़े आ जाएगा। और जो क्वेश्चन है उसका जो एक्सप्लेनेशन, जो खास करके कोई टीचर का, मान लो सीबीएसई स्कूल के बच्चे हैं, तो कुछ बच्चों को मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, कुछ बच्चों को अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है, जबकि दोनों सही चीज लिख के आए होते हैं। समझ रहे? तो इंपॉर्टेंट होता है कि जो कॉपी चेक कर रहा है ओकर ओकर का लेवल है। अब वो एकदम फिक्स कर लेगा कि हमारे इसी रेंज में लिखा रहेगा तो मार्क्स देंगे, ना तो इतना ही लिखा रहेगा तो हम इसको मार्क्स नहीं देंगे। नहीं, तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं क्या? सामने वाले के सोच पे कि वो उस चीज को कैसे तुम्हारे पास प्रोजेक्ट करता है। सो दैट्स वाई, क्योंकि 1961 में हमारा जो यूनियन था, वो यूनियन था कौन? आईयूपीएससी। हमारा केमिस्ट्री का जो यूनियन है, वो यूनियन क्या किया कि वो कहा कि अगर 1961 के बाद आप कोई भी रेफरेंस लेने जा रहे हैं तो आपके पास रेफरेंस हमेशा कौन होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। आपको किसको रेफरेंस लेना है? कार्बन को। इस कारण से इन्होंने कार्बन लिया। ठीक है, मतलब तुमसे पूछ दे कोई कि सर कार्बन का है, तो हम बोलेंगे इस कारण की 1961 के बाद हमारा यूनियन बोलता है कि आप कोई भी एक्सप्लेनेशन देंगे तो कार्बन के ही रिस्पेक्ट में देंगे। समझ में आया बात? तो चलो यहां बोला कि व्हेन एवोगैड्रो टेक्स 12 ग्राम of carbon 12 atom in mass spectrometer observed that it contains
6.022 into 10 to the power 23 particle which is equals to, जिसको स्टैंडर्ड बना दिया गया, which is equals to 1 मोल, इक्वल्स टू 1 मोल। एवोगाड्रो ने जब मास स्पेक्ट्रोमीटर में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम को डाला तो उसके अंदर इतना पार्टिकल दिखा, और इसी को इन्होंने 1 मोल का। अब 2-3 बात तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये 12 ग्राम काहे लिया। अब मान लीजिए अगर 50 ग्राम लिया रहता तो कुछ और आता। तो यहाँ एक स्टैंडर्ड तय करने की आवश्यकता थी। जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज को गौर से समझना, क्योंकि अब अभी हमने क्या, थोड़ी देर पहले जब हमने शुरुआत किया था तो हमने एक वर्ड यूज किया था कि क्या किया गया, वो डंटा लिया गया, कहा गया कि डंटवा जो है 1 मीटर है। आज के डेट में उसी डंटा के अनुसार से 1 मीटर का पैमाना तय हो गया कि इतना को हम 1 मीटर बोलेंगे। नहीं, एक ईंटा मतलब पत्थर लिया गया, पत्थर को कह दिया गया 1 किलो है तो 1 किलो हो गया, एक स्टैंडर्ड तय हुआ ना। उसी तरह से एक स्टैंडर्ड तय करने की आवश्यकता थी जो सबके लिए वैलिड हो। तो हुआ क्या, तुम 10 to the power 23 समझ रहे हो? 10 to the power 23 का मतलब समझ रहे हो? 10 पे क्या गो जीरो, 23 गो जीरो, एक पर 23 गो जीरो बैठाते जाएगा 2-4 किलोमीटर ले, तब जाके तुम पहुंचेगा। ये बैठा रहे जा रहा है 23, समझा ना। अब इसमें से अगर 10, 20, 50, 25 एटम इधर उधर हो ही जाएगा पार्टिकल, अगर इसमें 20, 25, 50 पार्टिकल इधर उधर हो ही जाएगा तो उससे इसके नंबर पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझ में बात? तो इसी कारण से जब भी एवोगाड्रो किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर मास डाल रहे थे स्पेक्ट्रोमीटर में, तो मोर और लेस लगभग इतना ही नंबर दे रहा था। वो स्टैंडर्ड तैयार हो गया। क्या स्टैंडर्ड तैयार हो गया कि हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर मास ले लेंगे तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो 12 ग्राम लिए तो 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है तो 23 ग्राम सोडियम ले लिए तो उसमें भी उतना ही पार्टिकल। 56 ग्राम आयरन ले लिए तो वो भी उसका एटॉमिक मास है तो उसके अंदर भी उतना ही पार्टिकल। समझ आ रहा? यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना था? 290, 235, तो 235 ग्राम में भी उतना ही पार्टिकल। तो दिमाग में सर ये कैसे हो रहा है, कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे हो रहा है। तो जैसे जैसे उसका मास बढ़ेगा तो एटम का साइज भी बढ़ेगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन रखने के लिए जगह होना चाहिए ना, तो एटम का क्या होगा, साइज भी बढ़ेगा। तो जब एटम का साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, वो मास बढ़ेगा तो उसी रेशियो में साइज बढ़ेगा, तो उसी रेशियो में नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें क्या होंगे, कम होंगे। मतलब ओवरऑल रेशियो जो होगा एक्सपेक्टेड वो इतने ही पार्टिकल तुमको ऑब्जर्व होंगे। समझ में आया? तो हमने एक स्टैंडर्ड तैयार, कोई पूछ दे तुमको कि 12 ग्राम कार्बन ही क्यों लिया गया तो क्या एक्सप्लेनेशन होगा तुम्हारा? क्योंकि कार्बन का वो एटॉमिक मास होता है, और हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर मास अगर लिए तो उसके अंदर इतना ही पार्टिकल आएगा, और उसी पार्टिकल को हम 1 मोल बोलने वाले हैं। ये तो बात सबको समझ में क्लियर हो गया बात? तो यहां से एक बात हमारा यहां से क्लियर होके आ गया कि 1 मोल, ये जो बातें हमारे पास आई कि जो 1 मोल रहा, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यहां से एक बात हमारा निकल के आ गया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द, ऑलवेज इक्वल्स टू द, ऑलवेज इक्वल्स टू द कितना, 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल के बराबर होगा। 1 मोल हमेशा इतना के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, जैसे हमने कहा कि 1, यहाँ पे बोले हम 1 डजन कितना के बराबर,
12 पार्टिकल के बराबर होता है। जैसे हम बोले 1 सेंचुरी, सेंचुरी जो है 100 पार्टिकल के बराबर होता है। जैसे हम बोले 1 ग्रॉस जो है 144 पार्टिकल के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का किसके बराबर, तो 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल के बराबर होता है। और इस नंबर को बताया था कौन, एवोगैड्रो। इसी कारण इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर या कांस्टेंट और एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट, कांस्टेंट। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, या इसको बोलते हैं Na पार्टिकल, Na पार्टिकल्स बोलते हैं इसको, Na पार्टिकल्स। मतलब Na ये 6.02 को 6.022 इंटू 10⁻³ को Na भी बोलते हैं। तो कहीं कभी Na लिखा रहे तो समझ जाओगे कि वो इतना बोला गया। 1 मोल Na पार्टिकल, Na मतलब Na का मतलब 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल। क्लियर है। एक मोल किसी भी सब्सटेंस का हमेशा कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल के बराबर होगा। क्लियर है बात, लिखेंगे पहले। तो 1 मोल इतने पार्टिकल के बराबर होता है, तो क्लियर हो गया सबको। अब आ जाओ, अब बात हमारे पास आता है, जो मोल कैलकुलेशन हम करेंगे केमिकल्स के लिए, वो एटम्स या एलिमेंट या कंपाउंड या आयंस होंगे। तो 1 बाय 1 हम सबकी बात करेंगे। तो सबसे पहला बात आएगा मोल कैलकुलेशन फॉर एटम्स। तो हेडिंग डाल देंगे मोल कैलकुलेशन फॉर एटम्स। बात आता है मोल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन फॉर एटम्स, एटम्स, मोल कैलकुलेशन फॉर एटम्स। जब बात तुम एटम की करोगे, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक कोई भी एक एटम है, अगर मान लो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया x, यहाँ पे z और a है, तो ये सिंबल ऑफ एलिमेंट हो गया, सिंबल ऑफ एटम, उस एटम का वो सिंबल हो गया। 3 नंबर याद रखेंगे, एक ये, और यहाँ पे एक आया ये जेड है, क्या है, जेड। जेड जो है वो एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु संख्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और ए जो होगा वो एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान हो गया, एटॉमिक मास, या इसको बोलोगे मास नंबर, क्या बोलोगे, मास नंबर। क्लियर है। तो अंडरस्टूड बात है कि किसी भी कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास एक आइडिया अपने पास होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई भी कंपाउंड अगर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी एक कंपाउंड कर एटम है, एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास 2 नंबर है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और एक हमारा क्या हो गया, उसका सिंबल हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर तुम उठा लेते हो, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा कौन हो गया, समझो ये हमारा हीलियम को ही ले लो, हीलियम 24, तो ये किसका सिंबल है, सिंबल ऑफ हीलियम एटम, ये हीलियम का सिंबल है, ये समझ में आ रहा है। ये इसका क्या 2 जो हो गया वो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर, नीचे जो रहेगा वो एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो रहेगा वो क्या होगा, वो उसका एटॉमिक मास रहेगा। इतना बात तुमको समझ में आना चाहिए। क्लियर है। हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबर होगा और एक सिंबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें, यहीं पे अगर हमारा आयरन है 26 और 56 है, तो ये सिंबल है किसका, आयरन एटम का, ये सिंबल ऑफ आयरन एटम है ये,
आयरन का, ये आयरन का सिंबल है ये, सिंबल ऑफ आयरन है। और ये जो हमारा हो गया ये उसका एटॉमिक नंबर है, और ये उसका क्या है, एटॉमिक मास है। समझ में आ रहा है सबको? हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो गो नंबर होगा, एगो एटॉमिक नंबर होगा और एगो एटॉमिक मास होगा। ये समझ में आ रहा है? जितने भी एटम्स होते हैं, जैसा कि तुम जानते हो, एटम के अंदर क्या होते हैं, तीन छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं एटम में। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ही तो हम जानते हैं। तो एटम जो हमारा है वो कंटेन करता है, कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेन करता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंटेन करता है। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। एटम के अंदर तीन पार्टिकल होता है, कंटेंस, एटम जो है कंटेन करता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इसको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? एटम कंटेन्स 3 सब एटम कंटेन्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। हमने कहा कि एटम जो कंटेन करता है, ये एक साथ हमने लिखा है, इसमें एक साथ लिख लेना इसको। एटम कंटेन्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है? दो बातें याद रखोगे इलेक्ट्रॉन की। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बराबर होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, या 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। और चार्ज जो होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। इतना कूलम्ब होता है, इतना कूलम्ब। ये चार्ज का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है? चार्ज का ऐसा यूनिट होता है। ठीक उसी तरह से मास, मास ऑफ एन, ये जो हमारा है मास, किसका? एक प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, या 1.63 इंटू 10 टू द पावर 27 kg होता है। जबकि चार्ज की बात करोगे तो चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 प्लस में इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। ये दो बातें याद रखोगे चार्ज और मास की, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए आगे हमको जरूरत पड़ेगा। तो क्या क्या दिमाग में रखें? हर एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबर है, एगो एटॉमिक नंबर है और एगो एटॉमिक मास या मास नंबर है। समझ में आया बात? उसके बाद ये जो हमारा है, और उसको सिंबल भी एक रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जाएगा। हर एलिमेंट का एक सिंबल होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा और उसका एटॉमिक मास होगा। हर एटम के अंदर 3 गो पार्टिकल होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास और चार्ज इतना होगा, ये याद रखेंगे। उतार लेंगे पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी एटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा बराबर होता है किसके? ये एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। किसके? एटॉमिक नंबर के हमेशा बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के। क्लियर है बात? किसी भी एटम के पास कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन, उसके एटॉमिक नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या
हमेशा एटॉमिक नंबर के संख्या एटॉमिक नंबर के बराबर होगी। क्लियर है? जबकि यही बात अगर कहोगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमेशा बराबर होगा किसके? एटॉमिक मास के बराबर होगा हमेशा। ये का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी ए के, और यहां से अगर हम लिखेंगे तो न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? ये ए माइनस पी हो जाएगा। अच्छा, पी किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो सीधा न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए माइनस जेड के, यही ना होगा। तो किसी भी समझ में आए, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जैसे ये जेड के बराबर, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया आयरन 2656, आयरन 2656, ठीक है? ये नीचे कौन सी है? एटॉमिक नंबर है। ऊपर कौन सी है? एटॉमिक मास है। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर 26। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर? 26। न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 56 माइनस 26, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर है बात? सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा? जो कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लो फास्फोरस है 1531, नीचे कौन सी है? नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर कौन सी है? एटॉमिक मास। तो इलेक्ट्रॉन किसके? एटॉमिक नंबर के बराबर। प्रोटॉन किसके? एटॉमिक नंबर के बराबर। न्यूट्रॉन किसके? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, कितना हो गया? 16। तो ये बराबर होगा। समझ में आया बात सबको? क्लियर है बात? तो किसी भी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे, ये क्लियर हो गया? समझ में आया बात सबको? चलो, तो इसको इतना बात को लिख लेंगे, है ना? क्लियर है बात सबको? चलो, तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।